नमस्ते जी। मंजू का कैंसर से देहांत हो गया तो अजीत बच्चियों के खातिर विदेश चला गया और उनकी जिम्मेदारी बड़े भैया पर छोड़ गया। हर महीने वह भैया को पैसे भेजता ताकि बच्चों के देखभाल अच्छी तरह हो सके। लेकिन बच्चियां तो कड़ाके की सर्दी में बिस्तर के बिना आंगन में पड़ी होती और भैया के बेटे उन्हें परेशान करते। एक रात अजीत को सपने में बच्चियों की चीखें सुनाई दी तो वह घबरा कर तुरंत घर लौटा। जब वह कड़ाके की सर्दी में घर में आया तो आंगन में नजर पड़ते ही उसकी आत्मा कांप गई। माँ उठ जाइए ना, प्लीज आंखें खोलिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे, बस एक बार देख लो हमें। छोटी बच्ची माँ के सफेद कफन से लिपट कर सिसक रही थी। उसके नन्हे हाथ कपड़े को इस तरह पकड़े हुए थे जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो माँ सचमुच कहीं चली जाएगी। बड़ी बहन भी पास बैठी थी, आंखों में आंसू सूख चुके थे। वह बार बार माँ के चेहरे की तरफ देखती और धीमी आवाज में कहती, माँ, आपको तो बस बुखार था ना, कल तक तो आप हंस रही थी, फिर आप आज क्यों नहीं बोल रही? आपने कहा था मैं स्कूल जाऊंगी तो आप मेरे लिए चूड़ियां लाएंगी, अब कौन लाएगा? बच्चों का रोना और तड़पना देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू बह रहे थे। अजीत कुछ कदम की दूरी पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वह अपनी ही सांसों का बोझ नहीं उठा पा रहा था। मंजू का बेजान शरीर सामने था, मगर इससे ज्यादा दर्दनाक दृश्य उसकी बच्चियों की हालत थी। वह आगे बढ़ा तो छोटी बच्ची ने उसकी टांगों से लिपट कर कहा, पापा, माँ से कहो ना उठ जाए, आप कहेंगे तो वह मान जाएगी, वह तो आपकी बात कभी नहीं टालती। अजीत ने झुक कर बच्ची को उठाया। उसका गला भर आया, शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने बच्ची को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, माँ बहुत थक गई है, वह सो गई है, अभी थोड़ी देर आराम करेगी, तुम मेरे पास आ जाओ, पापा है ना? बड़ी बच्ची ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में सवाल था। वो धीरे से बोली, पापा, माँ सोई नहीं है, वह हमें छोड़कर जा रही है ना, आप झूठ मत बोलिए। कल माँ कह रही थी कि अगर मैं मर गई तो तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, उन्होंने क्यों कहा था ऐसा? अजीत ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। उसने बड़ी बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ कहीं नहीं जा रही, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में। पापा वादा करते हैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में घर में मंत्रों का उच्चारण गूंज उठा और मंजू की अर्थी उठा ली गई। इसके साथ ही बच्चियों की चीख पुकार का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। रिश्तेदार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह किसी से संभल भी नहीं रही थी। अंतिम संस्कार के बाद घर बिल्कुल सुनसान हो गया। वही दीवारें, वही आंगन, मगर मंजू की आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था, कमरे में मंजू की दवाइयों की गंध फैली हुई थी। अजीत अब जब इस कमरे में आया तो उसके कदम लड़खड़ा गए। बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब उसे मजबूत बनना है। उसकी बच्चियां उसकी तरफ देख रही थी। अगर वह हिम्मत हार गया तो बच्चों को हिम्मत कौन देगा? रात को बच्चियां उसके पास लेट गई। छोटी बच्ची बार बार चौंक जाती और कहती, पापा, माँ आवाजें दे रही है। बड़ी बच्ची खामोश थी, मगर उसकी आंखों से आंसू तकिए में समा रही थी। अजीत ने दोनों को बाहों में भी और धीरे धीरे कहानियां सुनाने लगा। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है, मगर वह चाहता था
कि बच्चियों को जरा शांति मिल जाए। दिन बीतते गए मगर हालात बेहतर ना हुए। इलाज पर सब कुछ खत्म हो चुका था। नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि दो बच्चियों को संभाल सकता। हर रात वह छत को देखकर सोचता कि क्या करें। आखिरकार उसने वह फैसला किया जिसने उसका दिल चीर कर रख दिया। विदेश जाना। उसने खुद से कहा कि यह जुदाई कुछ समय के लिए है। वह पैसे कमाएगा और अपनी बच्चियों को बेहतर जिंदगी देगा। जाने से एक दिन पहले उसने बच्चियों को पास बिठाया और कहा, पापा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम दोनों अच्छी बच्चियां बनकर रहना। पापा तुम्हारे लिए सब कुछ लाएंगे। छोटी बच्ची तुरंत बोली, मुझे तो माँ वापस चाहिए। अजीत ने आंखें झुका ली और कहा, पापा भी यही चाहते हैं बेटा। उस पल अजीत को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, बल्कि अब उसे रोज रोज अपनी बच्चियों से बिछड़ने का दर्द भी सहना होगा। मगर वह जानता था कि अगर उसने यह त्याग ना किया तो इन नन्ही जानों का भविष्य सचमुच अंधेरे में डूब जाएगा। मंजू की मृत्यु के बाद वह घर जैसे सांस लेना भूल गया था। कैंसर ने सिर्फ मंजू को नहीं मारा था, बल्कि उसने एक पति का सुकून और दो मासूम बच्चियों का साया भी छीन लिया था। मंजू के जाने के बाद उसके लिए घर में रुकना संभव ना था। रोजगार सीमित था और इलाज पर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने बहुत सोच विचार के बाद विदेश जाने का फैसला किया। दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने बच्चियों को अपने बड़े भैया के भरोसे छोड़ा। भैया ने ऊपरी तौर पर हमदर्दी दिखाई और कहा कि चिंता ना करो, यह मेरी भी बेटियां हैं। अजीत ने हर महीने नियम से पैसे भेजना शुरू कर दिए। वह समझता था कि पैसे भेज देने से उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी हो रही है। वह दूर बैठा, यही सोचकर खुद को तसल्ली देता कि उसकी बेटियां सुरक्षित हाथों में है। भैया से बेहतर इन बच्चियों का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। उसे क्या मालूम था कि जिन हाथों पर वह विश्वास कर रहा है वही हाथ इन मासूमों के लिए मुसीबत बन जाएंगे। भैया का घर बड़ा था मगर दिल छोटा। बच्चियों के लिए इस घर में ना जगह थी ना प्रेम। सर्दियों के आने के साथ ही हालात और भी खराब हो गई। बच्चियों को घर के आंगन में सुला दिया जाता। इनके लिए ना बिस्तर था ना रजाई। रात की सर्दी में वह एक दूसरे से लिपट कर सोती थी। इनके होठ नीले पड़ जाते और हाथ कांपते, मगर किसी को दया ना आती। भैया की पत्नी अक्सर कहती कि हमने इनको पाला हुआ है, एहसान कर रहे हैं। पैसे तो इनका बाप बेच देता है, मगर इनकी देखभाल तो हमें करनी पड़ती है। ख्याल तो हमें रखना पड़ता है। दिन रात इनकी चौकीदारी तो हमें ही करनी पड़ती है। पैदा करना कौन सा तीर मारना होता है, असल जिम्मेदारी तो पालना ही होती है। और वह हम निभा रहे हैं। मगर वह नहीं जानती थी कि जिम्मेदारी के नाम पर वह बच्चियों से बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है। और बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। भैया के बेटे बहुत बदतमीज थे। वह कभी रास्ता रोक लेते, कभी डराने की कोशिश करते। बच्चियां डर से चीख उठती तो इन पर ही आरोप डाल दिया जाता कि बदतमीज है, शोर मचाती है। किसी ने यह ना सोचा कि अगर बच्चे चीख रहे हैं तो जरूर कोई तकलीफ है। बच्चियों ने एक दो बार अपने ताई जी से शिकायत करने की कोशिश की। कहने लगी, भैया हमें डांटते हैं और डराते हैं। लेकिन ताई जी ने उल्टा थप्पड़ बच्ची के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, नीच मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाती है। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अपनी जलन और ईर्ष्या निकाली और अब तुम रही सही कसर पूरी कर रही हो। बाप खुद तो दूर प्रदेश में जाकर बैठ गया और इन मुसीबतों को हमारे सिर पर छोड़ गया, जो हमारे ही सिर में
धूल डालने पर तुली हुई है। मैं करती हूँ तुम्हारे बाप को फोन, उससे कहती हूँ कि आ जाओ और अपनी बच्चियों का बोझ खुद ही उठाओ। भाई एक हम इनकी जिम्मेदारी पूरी करें और दूसरा बदनाम हो, यह कहाँ का न्याय है। बच्चों की शिकायत के जवाब में ताई जी ने इतना कठोर स्वर अपनाया था कि बच्चियां बहुत डर गई थी और दोबारा तय कर लिया कि वह ताई जी से उनके बेटों की कोई भी शिकायत नहीं करेगी। एक रात सर्दी अपने चरम पर थी, आसमान पर बादल थे और हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। बच्चियां हमेशा की तरह आंगन में जमीन पर लेटी थी। उनके पास एक पुरानी चादर थी जो सर्दी को रोकने के बजाय और बढ़ा देती थी। उसी रात भैया के बेटे एक बार फिर आए। बच्चियों ने डर कर चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि जैसे आत्मा पुकार उठी हो। उसी पल हजारों मील दूर अजीत नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके कानों में बच्चियों की चीखें गूंज रही थी। पसीना उसके माथे से बह रहा था। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वह एक पल भी और दूर नहीं रह सकता। अगली फ्लाइट से वह भारत वापस रवाना हो गया। जब अजीत शरद रात में अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते उसके कदम रुक गए। पर नजर पड़ते ही उसकी आत्मा कांप गई। उसकी बच्चियां जमीन पर अकड़ कर सो रही थी। उनके हाथ सर्दी से नीले पड़ चुके थे, चेहरे पीले और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया तो उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे थे। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने खुद को कोसा कि उसने कैसे अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। घर वाले भी अपने कमरों से बाहर आ गए। भैया ने बिना शर्मिंदा हुए कहा कि यह तो जिद्दी है, अंदर सोना नहीं चाहती। अजीत ने पहली बार अपने भाई को इस नजर से देखा जैसे वह उसे पहचानता ही ना हो। उसने बच्चियों को सीने से लगाया और अंदर ले आया। बच्चियां पिता को देखकर रोने लगी। उनके आंसू जैसे बरसों का दुख बहा रहे हो। उन्होंने हिचकिचाते हुए सच बताया कि उनके साथ क्या क्या होता रहा है। अजीत का खून खोल उठा। उसने भैया को आईना दिखाया। उसने कहा कि तुमने सिर्फ मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, बच्चियों का सौदा नहीं किया था। उस रात अजीत ने फैसला कर लिया कि वह अपनी बच्चियों को दोबारा किसी की दया पर नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उसने बच्चियों का को साथ लिया और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ने की बजाय बच्चियों को अपने साथ ले जाने का इंतजाम किया। शुरू में कठिनाइयां आई, मगर वह खुश था क्योंकि उसकी बच्चियां सुरक्षित थी। वह खुद उन्हें स्कूल छोड़ता, खुद उनके बाल बनाता, खुद उनके आंसू पोंछता। वह समझ चुका था कि माता पिता की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। समय बीतता गया। बच्चियां पिता का प्यार पाकर साहसी बनी। उन्होंने जिंदगी की कड़वाहट से सीखा, मगर नफरत नहीं पाली। उन्होंने फैसला किया कि वह कभी किसी कमजोर के साथ वही व्यवहार नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। अजीत जब उन्हें कामयाब देखता तो उसकी आंखें भीग जाती। वह जानता था कि उसने देर से मगर सही फैसला किया। वह बाहर जाने की कोशिशें करता रहा। आखिरकार वह दिन आ ही गया था जब अजीत अपनी दोनों बेटियों आंसू और अनु को अपने साथ विदेश ले गया। एयरपोर्ट पर आंसू ने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर भी था। अन्नू बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे डर रही हो कहीं कोई आवाज देकर आकर फिर उन्हें ना रोक ले।
अजीत ने झुक कर कहा, अब कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। पापा तुम्हारे साथ है हमेशा। नए देश में जिंदगी आसान ना थी, भाषा अनजानी थी, लोग अजनबी थे, मगर आंसू और अन्नू में एक चीज समान थी, सीखने की लगन। आंसू पढ़ाई में असाधारण रूप से होशियार थी। शिक्षक उसकी मेहनत और सवाल पूछने की आदत से प्रभावित होते। वह अक्सर लाइब्रेरी में बैठी नजर आती। अन्नू शुरू से ही कोमल हृदय की थी। अगर कोई बीमार होता तो सबसे पहले उसके पास जाती। स्कूल में जब भी प्राथमिक चिकित्सा की बात आती वह सबसे आगे होती। उसके शिक्षक एक दिन अजीत से बोले, आपकी बेटी में डॉक्टर बनने के सारे लक्षण मौजूद है। अजीत की आंखें भर आई। उसने मन ही मन मंजू को याद किया और सोचा, काश वह यह दिन देख पाती। साल बीतते गए। दोनों बहनें प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। आंसू ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतियोगिता जीती और मंच पर खड़े होकर अपने देश का नाम लिया। हॉल तालियां से गूंज उठा। अनु ने मेडिकल स्कॉलरशिप हासिल की। न्यूज पेपर्स में उनकी तस्वीरें छपी। अजीत जब ऑफिस जाता तो लोग गर्व से कहते, यह आपकी बेटियां हैं ना। वह मुस्कुराकर सिर हिला देता, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे कितने जख्म छुपे थे, यह सिर्फ वह जानता था। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों बहनों ने एक फैसला किया। आंसू ने कहा, पापा हमें वापस जाना है। अजीत चौंक गया। उसने पूछा, क्यों बेटा, यहाँ सब कुछ तो है। आंसू ने धीमे स्वर में कहा, वहां बहुत सी आंसू है, बहुत सी अन्नू है, जो आंगन में सोती है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। वापसी पर आंसू ने लड़कियों के लिए एक अनाथालय शुरू किया। ऐसा अनाथालय जहां सिर्फ छत नहीं बल्कि सुरक्षा भी थी, शिक्षा भी थी, प्रेम भी। वह हर बच्ची को खुद गोद में बिठाकर कहती, तुम अकेली नहीं हो, तुम मजबूत हो, तुम कीमती हो। अनु ने मेडिकल कॉलेज पूरा करके डॉक्टर के तौर पर काम शुरू किया। वो खास तौर पर उन इलाकों में जाती जहां गरीब औरतें इलाज से वंचित थी। वो कहती थी, बीमारी से ज्यादा खतरनाक खामोशी होती है। मैं खामोश नहीं रहूंगी। अक्सर शाम को दोनों बहनें अनाथालय के आंगन में बैठती। बच्चे आंगन में सोते, मगर अब फर्श पर कंबल बिछे होते। आंसू आसमान की तरफ देखकर कहती, माँ देख रही होगी ना। अन्नू मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ देख रही होंगी, और पापा पर गर्व भी कर रही होगी। आंसू को अब पहचान मिलने लगी थी। उसका नाम सिर्फ अनाथालय की दीवारों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाने लगी थी। कभी किसी शैक्षिक सेमिनार में उसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता, तो कभी किसी सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में उसकी मिसाल दी जाती। लोग उसका संघर्ष सुनकर प्रभावित होते और कहते कि यह लड़की सिर्फ एक संस्था नहीं चला रही, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। आंसू हर दावत में एक ही बात दोहराती कि मैं किसी ऊंचे घराने से नहीं आई, मैं उस आंगन से आई हूँ जहां सर्दी में बच्चियां जमीन पर सोती है। उसकी बातों में दुख भी होता और हौसला भी। शायद इसी सच्चाई ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। इसी सिलसिले में एक दिन उसे एक वृंदा आश्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। मकसद यह था कि वह वहां बुजुर्गों से मिले और नौजवान पीढ़ी को यह संदेश दे कि माता पिता और बुजुर्ग बोझ नहीं होते। आंसू ने बिना किसी संकोच के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह जगह उसके अतीत का सबसे कड़वा दरवाजा खोलने वाली है। जब वह वंदरा आश्रम के आंगन में दाखिल हुई तो माहौल शांत था। सफेद बालों वाले पुरुष और महिलाएं बेंचों पर बैठे थे। कुछ की आंखों में इंतजार था और कुछ की नजरों में थकान। आंसू धीरे धीरे चल रही थी।
कि अचानक उसकी नजर एक कमजोर सी औरत पर पड़ी, जो यों भरा चेहरा, आंखों में वही शक्ति थी, मगर अब बेबसी में लिपटी हुई। आंसू के कदम रुक गए, दिल जोर से धड़का। यह चेहरा वह कभी नहीं भूली थी। यह उसकी ताई जी थी, वही ताई जी जिसने उस दिन उसे थप्पड़ मारा था जब उसने बेटों की बदतमीजी पर सवाल उठाया था। वही ताई जी जिसने कहा था कि यह हमारे बेटों का है, तुम बाप बेटी जहां से आई हो वहीं चली जाओ। वही ताई जी जिसने शरद रात में उसे आंगन में सोने पर मजबूर कर दिया था। आंसू के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने नजरें फेरने की कोशिश की, मगर जैसे किस्मत ने उसे वहीं रोक लिया हो। उसी पल एक और बुजुर्ग पुरुष सामने वाली कुर्सी पर दिखाई दिया, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर। यह उसके ताऊ जी थे, वह ताऊ जी जिसके बेटों पर उन्हें नाज था। वह कहते थे, हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आंसू के दिमाग में वह दिन बिजली की तरह दौड़ गया, जब ताई ने उन्हें अपमानित करके आंगन में सुलाया था, जब उसे अन्नू का हाथ पकड़कर पूरी रात आंगन में गुजारी थी। उस दिन उसने पहली बार सीखा था कि खून के रिश्ते हमेशा सुरक्षा नहीं बनते, बल्कि कई खून के रिश्ते तो हमें कष्ट देने में हर हद पार कर जाते हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ। मेज मेज जबान ने आंसू का परिचय करवाया, उसका संघर्ष बताया। हॉल तालियों से गूंज उठा। आंसू माइक के सामने खड़ी हुई, मगर उसकी नजरें बार बार उस कोने की तरफ जा रही थी जहां ताऊ खामोश बैठे थे। ताई जी ने सिर उठाकर आंसू को देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में पहचान उभरी, फिर तुरंत नजरें झुक गई। आंसू ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज मजबूत थी, मगर दिल के अंदर तूफान उठा था। उसने कहा कि कुछ बुजुर्ग यहाँ इसलिए है कि इनके बच्चों ने इन्हें समय पर अनदेखा किया, कुछ इसलिए कि संतान ने इनसे मुंह मोड़ लिया, और कुछ इसलिए कि जब इनके पास ताकत थी उन्होंने न्याय नहीं किया। अब समय ने इन्हें यहाँ ला खड़ा किया है। हॉल में सन्नाटा छा गया। ताऊ जी ने बेचैनी से करवट बदली। ताई जी के हाथ कांपने लगे। आंसू ने बात जारी रखी। उसने कहा, मैंने सीखा है कि पाप का हिसाब तुरंत नहीं होता, समय लेता है, मगर जब आता है तो इंसान को अपने ही फैसलों के सामने खड़ा कर देता है। कार्यक्रम के बाद आंसू बुजुर्गों से मिलने लगी। जब वह ताऊ ताई के सामने रुकी तो पल भर को खामोशी छा गई। ताई जी ने कांपती आवाज में कहा, आंसू, यह नाम जैसे उनके गले में अटक गया हो। आंसू ने ना मुस्कुराहट दिखाई, ना गुस्सा, बस इतना कहा, नमस्ते। ताऊ जी ने नजरें उठाकर कहा, हमें नहीं मालूम था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। आंसू ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम था कि न्याय इस तरह सामने आएगा। ताई जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंसू ने सिर हिलाकर कहा, गलती तब होती है जब इंसान सीखे। आपने उस दिन सीखने की बजाय मुझे थप्पड़ मारा था। वह खामोश हो गई। उसने पीठ मोड़ी और आगे बढ़ गई। उसके कदम भारी थे, मगर दिल हल्का। वह जानती थी कि बदला लेना उसका मकसद नहीं था, मगर समय ने खुद अपना फैसला सुना दिया था। उस दिन आंसू ने एक और सबक सीखा, इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और कभी कभी वह फसल वृंदा आश्रम के सन्नाटे में तैयार होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बनता है। जो लोग विश्वासघात करते हैं वह दुनिया में चाहे बच जाए, मगर ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकते। पैसा बेच देना काफी नहीं होता, बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और ध्यान भी चाहिए होता है। और सबसे बड़ा सबक यह है
कि किसी के हालात का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अन्याय की चीखें कभी ना कभी जरूर सुनाई देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।